नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में राहुल गांधी ने महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 4 जून के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे और विपक्ष का गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। बाकी 3 चरण, अब खटाखट वाला रण। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। निशाना धार धार, खींची खटाखट पर तलवार। 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। चुनावी लड़ाई में भीषण उबाल। 400 पार कहने वाले लोग हैं, उनको देश की 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। चुनावी लड़ाई खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खटाखट वाला निशाना। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि 2 शहजादों को लगता है कि देश का विकास गुल्ली डंडे का खेल है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे कुछ भी पूछे तो वो कहते हैं खटाखट होगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद दोनों की विदाई होगी खटाखट और ये विदेश में छुट्टी मनाने निकल जाएंगे खटाखट। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट। अब आपको बताते हैं कि चुनावी रण में खटाखट वाली राजनीति की शुरुआत कहां से हुई। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने झांसी में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी हर महीने 8500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। राहुल के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया
कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन का सपना बिखर जाएगा। इंडी गठबंधन वाले देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 पीएम बनाएंगे, यानी हर साल एक नया पीएम। फिलहाल चुनावी लड़ाई में खटाखट चढ़ा पारा अभी तो थमता दिख नहीं रहा है। अभी इस पर और सियासी दंगल होगा और खटाखट वार और पलटवार होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विभव पर सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और गाली देने का आरोप लगा है। तो वहीं दिल्ली के एम्स में उन्हें एडमिट भी किया गया था, जहां उनका मेडिकल कराया गया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में पुलिस का एक्शन। स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस। विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने पहली बार अपने साथ हुई बदसलूकी पर चुप्पी तोड़ी है। उनकी लिखित शिकायत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गईं। विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभव कुमार पर दिल्ली के सीएम आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509, 323 और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। स्वाति मालीवाल ने 2.5 पेज की लिखित शिकायत में विभव कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए। 13 मई को सीएम हाउस में हुई एक घटना की तफसील से जानकारी दी। अपनी शिकायत में उन्होंने डिटेल में बताया कि उस रोज उनके साथ क्या कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस से शिकायत में स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उन्हें सीएम हाउस में थप्पड़ मारा, लातों से मारा, पेट में मारा और उनके शरीर पर हमला किया। दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी। इस टीम में एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी जैसे बड़े अफसर मौजूद रहे। खबर है कि इन्हीं अफसरों के सामने स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज करवाया, अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। स्वाति मालीवाल के इन आरोपों के बाद से ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी ने स्वाति मालीवाल से बातचीत के बाद अपने अफसरों को ब्रीफ किया। फिर विभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनमें दिल्ली के सीएम आवास का सीसीटीवी फुटेज काफी अहम सबूत होगा। इसीलिए सीएम आवास में जितने भी कैमरे लगे हैं, उन सभी का डेटा लिया जाएगा। स्वाति मालीवाल के आरोपों की सत्यता जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज हासिल करेगी पुलिस सीसीटीवी कैमरे में विभव कुमार की उपस्थिति भी देखेगी, क्योंकि उन्हीं के नाम एफआईआर दर्ज की गई है। विभव किस समय सीएम हाउस आए, कब तक वहां पर उनकी मौजूदगी रही थी, ये देखा जाएगा। स्वाति मालीवाल कितने बजे सीएम हाउस पहुंची और कब तक वहां पर रही, इसे देखा जाएगा। यही नहीं, 13 मई को हंगामे के दिन केजरीवाल के घर पर जितने भी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी, उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। सभी चश्मदीदों की लिस्ट बनाई जाएगी, उनके बयान लिए जाएंगे। फिर दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
इस बीच स्वाति मालीवाल के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि लिखित शिकायत में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। वहीं स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना पर कहा कि दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज करवा दिया है और बीजेपी को इस घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है। आशा है उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने चरित्र हनन की कोशिश की, भगवान उन्हें भी खुश रखे। और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। इस बीच इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। खबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को नोटिस भेजकर उन्हें आज तलब किया है। वहीं स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के बाहर से समर्थन करेगी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अभी भी कायम रखा है। बदल गई ममता के सुरों की धार। एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान। अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दांवपेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दांवपेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। प्रधानमंत्री तो पहले तय करे कौन होगा प्रधानमंत्री। पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे कि लप्पू होंगे, पहले प्रधानमंत्री तो तय करे। तो कोई प्रधानमंत्री तो इनका तय नहीं है और ये चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी से। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दांवपेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की यह बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है।
साइबर ठगों ने नोएडा में एक रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया और इस दौरान ठगों ने 52 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की। ठगों ने फोन पर कहा कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, दाऊद से संबंध बताया और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया, क्या होती है साइबर ठगी, पूरी कहानी बताते हैं आपको। अफसर, फर्जी ड्रग, फर्जी अरेस्टिंग, डिजिटल अरेस्ट, ठगी का वो नायाब तरीका जिसके शिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बन रहे हैं। वो भी ऐसी वैसी हस्तियां नहीं, बल्कि कोई आर्मी का पूर्व अफसर तो कोई रेलवे का पूर्व अधिकारी। कुछ ऐसी ही डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हुए नोएडा में रहने वाले पूर्व रेलवे जीएम। ये टोटल ट्रैप तो 36 घंटे रहा था, लेकिन इसमें बीच में उन्होंने मुझे अपने काम के लिए बीच में जाने दिया और मुझे बैंक में आरटीजीएस कराने के लिए, जिससे पैसा ट्रांसफ़र है, लेकिन तब भी उन्होंने वीडियो कॉल पूरी ऑन रखी मुझे, आपके साथ हैं वरना आपकी भी जान को खतरा है और हो सकता है उन लोगों की भी जान को खतरा हो जाए। अगले दिन तक जब मैं इतने घंटे डिजिटल अरेस्ट में रहा तो मेरी माइंड की फैकल्टीज़ काम करना कम हो गई थी। तो कई चीज़ें मुझे लग रहा था कि गलत है कि आरबीआई कैसे चेक करेगा, और वो भी कोडेड अकाउंट्स में जाने के बाद में कि उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैंने उनसे पूछता भी था, लेकिन वो कुछ साधारण सा जवाब दे देते। नोएडा के सेक्टर 76 में रहने वाले प्रमोद कुमार एक फोन कॉल के बाद इस ट्रैप के शिकार बने। 9 मई को उनके पास रिकॉर्डेड मैसेज आया। उस मैसेज में और फिर कॉल पर क्या हुआ, खुद प्रमोद से सुनिए। सबसे पहले मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया, उसमें कहा कि आपका एक पार्सल अनडिलीवर्ड है और डिटेल्स के लिए 1 प्रेस करिए। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तब उसमें एक फेडेक्स का एम्प्लॉई आया, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी दिया और उसने कहा कि आपका एक पार्सल ताइवान में पकड़ा गया है। मैंने कहा मैंने तो कोई फ़ॉरेन में भेजा ही नहीं है पार्सल। तो उसने कहा नहीं, आपने 5 या 3 तारीख को मुंबई से भेजा है। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने कहा आपके आधार कार्ड का क्या नंबर है, तो मेरा आधार कार्ड नंबर लेके उसने पूरा मुझे बताया कि आपका ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और नाम से भेजा गया है, जिसके अंदर में 4 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, कुछ कपड़े और 100 ग्राम नारकोटिक्स है। तो आप ऐसा करिए कि ये मुंबई क्राइम में रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा आप कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, लेकिन आपकी सेफ़्टी के लिए है कि मुंबई क्राइम में कर दें। जो उसने नंबर दिया मैंने उस पर डायल किया। वहाँ पर जो ऑफिसर्स आए वो मुंबई क्राइम के भी थे, सीबीआई के भी थे, और 3 लोगों ने डिफरेंट बात की मुझसे। एक बार जब फोन पर प्रमोद साइबर ठगों से जुड़ गए, फिर वापस उन्हें भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। साइबर ठगों का स्टार्टअप कुछ इस तरह तैयार किया गया था जैसे सब कुछ एकदम असली हो। शुरू में तो नॉर्मल कॉल थी, जब तक मैंने मुंबई क्राइम को भी नॉर्मली कॉल लगाई थी, लेकिन जब पूरा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, अब आप वीडियो कॉल पर आ जाइए। पहले उन्होंने स्काइप पे कोशिश की, जब स्काइप पे नहीं हुआ तो उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो पे किया। रेलवे के इतने बड़े पूर्व अफसर रहे प्रमोद को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम रियल था। ऊपर से ड्रग्स जैसे शब्द उन्हें डरा रहे थे। तो आपको इस दौरान लगा नहीं कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, ठगी का शिकार हो रहे हैं जिस तरीके से, या इससे पहले इस तरीके के कोई केसेस सुने हो आपने? नहीं, मैंने तब तक इस तरह का केस नहीं सुना था। जब उन्होंने मुझे सीबीआई का भी एक लेटर दिया था और मुझसे पढ़वाया था, कि जिसके अंदर लिखा था कि आपसे कुछ आपके जो, क्योंकि पार्सल के बाद में उन्होंने ये बताया कि मेरे नाम के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ हुए हैं, और उन्होंने नवाज़ मलिक और दाऊद इनके नाम लिए थे। जब उनके नाम लिए थे तो मैं डर गया था, और सीबीआई लेटर में लिखा था कि ये अगर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर किसी से भी डिस्क्लोज़ करूँगा तो आई कैन बी सब्जेक्टेड टू 3 to 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी साइबर ठग सिर्फ पुलिस, सीबीआई और कस्टम अफसर ही नहीं बन रहे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है ठगी के दौरान। फिर आरबीआई का फर्जी लेटर भेजकर विक्टिम को ये एहसास दिलाया
कि कहानी में कहीं कोई झोल है। फुल अकाउंट में अगर बात करें, कितने अकाउंट में कितना पैसा था और क्या कुछ बोलकर उन्होंने ट्रांसफ़र कराया आपसे? ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने अगले दिन एक आरबीआई का मुझे लेटर दिया और मुझसे पढ़वाया। उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी सस्पेक्टेड है, तो उसकी जांच के लिए आपको सारा अपना पैसा 82% ऑफ द अमाउंट आपको आरबीआई के कोडेड अकाउंट्स में भेजना पड़ेगा। और उसमें जांच करते ही, जांच बहुत जल्दी होती है और जांच होने के ही 15 मिनट के अंदर में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। और जो आपका लिक्विडेशन के लिए नुकसान हुआ है वो भी आरबीआई पूरी भरपाई करेगा 70% तक। सर, यानी पूरी तरीके से लेटर भी आपको ओरिजिनल सर्कुलेट किए, जो फर्जी लेटर बाद में मिले, और जो लोग थे जो बात कर रहे थे वो भी फर्जी थे। इस दौरान उनकी बातचीत, उनके व्यवहार, उनके टॉक से पैसा लेने तक आपको बिल्कुल भी उन 36 घंटों में 1 मिनट भी नहीं लगा कि ट्रैप है ये पूरी तरीके से? नहीं, मैं बिल्कुल मेंटली कन्विंस हो चुका था कि ये जेन्युइन पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि 3 अलग अलग रैंक के थे। एक कांस्टेबल रैंक का था जिसका नाम उसने बताया था नरेश गुप्ता बनर्जी, और एक एसआई लेवल का था जो पाटिल था, और एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का था जिसने अपना नाम बताया था बाल सिंह राजपूत। और सीबीआई के लेटर में भी तीनों के नाम लिखे हुए थे। तो मैं जेन्युइन था, और उसी तरह से जैसे क्योंकि मैं सरकारी ऑफिशियल रहा हूँ, उसी तरह से उन्होंने दिखाया कि जब सब इंस्पेक्टर उसके डिप्टी कमिश्नर के रूम में जा रहा था तो मैं एक कमिश्नर सर कह के जाता था, नॉक करता था, 1 आध मिनट वेट के बाद वो कहते थे कि आ जाइए, और तब इस तरह से हो रहा था। और जो बाकी लोग तो हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन राजपूत कम्प्लीटली इंग्लिश में बात कर रहा था। उसकी एक्सेंट और उससे लगा कि मतलब वो काफ़ी एजुकेटेड नाम है, और वो क्योंकि डॉक्टर राजपूत भी लिखता था, और पूरा मैं कन्विंस था कि मैं जेन्युइन लोगों से। प्रमोद कुमार कोई पहले शख्स नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुए, बल्कि ठीक इसी तरह एक लेडी डॉक्टर को शिकार बनाया गया था। ये मैंने ट्रांजैक्शंस फ्राइडे को दोपहर में किए थे, और मैं सोच रहा था क्योंकि जेन्युइन है। सैटरडे मॉर्निंग को जब मैंने नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि एक लेडी डॉक्टर के साथ 45 लाख की ठगी हुई है। जैसे ही मैंने डिटेल पढ़ा तो मैंने देखा कि 100% वही डायलॉग यूज़ किए गए थे जो मेरे साथ यूज़ किए गए थे। तब मैं समझ गया कि ये ठगी हुई है। तब मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम हेल्प में ये कंप्लेंट लॉन्च की। 36 घंटे की डिजिटल अरेस्ट और करीब 52,50,000 की ठगी, वो भी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ये साइबर ठगों का वो नया हथियार है जिसके जरिए साइबर ठग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन का शिकार बने तो कभी भी लेन देन से पहले स्थानीय पुलिस को जरूर संपर्क साध, नहीं तो आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।